स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे सेशन में ज्योमेट्री सीख रहे हैं हम लोग। इससे पहले सेशन शुरू करें, आप सब एक बार अपने सभी दोस्तों तक आज के सेशन को शेयर जरूर कर दें। हम लोग ज्योमेट्री के अंदर आज नया पढ़ने वाले हैं। डाउट ग्रुप के नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपनी तीनों डिटेल, तो आपको डाउट ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको, आप सबका ही परिवार हमारे साथ आप लोग अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी कई सारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आप लोग चाहते हैं वीडियो के लिए बैच लेना तो हमारे इस बैच में आ सकते हैं। मिशन वीडियो के लिए जो स्पेशल मैथ्स का बैच है 349 रुपए में, जिसमें टेस्ट सीरीज सब फ्री रहेगी। जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होगा और वो आपके लिए इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। अगर आप मैथ्स के सभी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो मैथ्स महारथी बैच में आ सकते हैं, जो 999 में मिलेगा। 18 महीने के लिए कोर्स आपके पास रहेगा। इसके अंदर सभी तरह की टेस्ट सीरीज फ्री रहती हैं। अगर हम ग्रेड की बात करें, 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 का बैच मिल जाएगा, लेवल 2 का स्पेशल मैथ्स का बैच मिल जाएगा, मैथ साइंस कॉम्बो भी मिल जाएगा। पीवाईक्यू जो बैच है वो राजस्थान के हर एग्जाम को टारगेट करता है, जिसमें टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज 1 साल तक रहते हैं और क्लास थोड़ा सा यहां चीजें कि मैनेज करके मिलती हैं। एक क्लास होगी, क्लास का पीडीएफ होगा, क्लास और क्लास का पीडीएफ आपको देखना नहीं पड़ता। बाकी कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी पूरा ही मिलेगा, आप टेंशन ना लें। अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है, इस तरह से प्रॉपर मैनेजेबल चीजें मिलती हैं। ये हमारा शिक्षा साथी बैच है, लेवल 2 के बच्चों को टारगेट करता है। स्पेशल मैथ्स तो 399 में आपको मिल रहा है। ये 1st ग्रेड 1st पेपर का बैच है और ये लेवल 2 के लिए साइंस का बैच है। इस तरह से मैथ्स ऐसा कॉम्बो भी मिल जाएगा। एलडीसी के लिए भी बैच मिल जाएगा अगर आप एलडीसी का नेक्स्ट टारगेट रखते हैं तो। बाकी यहां चीजें क्या अंतर है, अगर आप में से कोई भी इस कोर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है तो किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। लेकिन यहां चीजें क्या हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके दे रहे हैं। और ये एप्लीकेशन जो रहेगा हमारा प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड करेंगे, अभ्यास मैथ्स के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। ये लोगो आएगा वहां पर लिखा लगा हुआ, और अभ्यास मैथ्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ यहां भी आप जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को, अपनी मैथ्स को और बेहतर आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आप चाहें तो। हमारा मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो आपको वही चैनल दिखाया जाएगा जो ऑफिशियल चैनल है, @मैथ्स बाय जयदीप सर। तो आप शुरू करेंगे आज का हमारा ये प्यारा सा सेशन ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज का पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है ट्राइंगल से। अब आपका ट्राइंगल बचता है, उसके बाद आप लोग सर्कल पढ़ते हैं, फिर आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। 3 पॉइंट आपके बचे हैं ज्योमेट्री के। बाकी हम लोगों ने पूरा बेसिक सीख लिया इसका, और पॉलीगन का पहला पार्ट भी, बहुभुज का भाग भी पढ़ लिया। तो जो आज ही जुड़े हैं क्लास के अंदर, इससे पहले ज्योमेट्री से लेकर 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आप लोग उनको जरूर देखिएगा। पूरा ज्योमेट्री अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाह रहे हो तो चलिए शुरू करें आज की इस क्लास को। और आज हम लोग बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ट्रायंगल का बेसिक पढ़ेंगे। त्रिभुज के अंदर सबसे पहला बेसिक पॉइंट ये है, त्रिभुज की अगर बात करें आप लोग तो ये ट्रायंगल है। आप सबको ये पहला पॉइंट लिखना है, और आप सबको पता भी है त्रिभुज का पहला बेसिक पॉइंट, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। बहुभुज में सबसे पहले हम लोगों ने त्रिभुज को देखा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति ही क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात भी आप सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। थोड़े दिन पहले जो CET 10+2 2023, थोड़े दिन नहीं, टाइम हो गया इसको, इसके बाद तो एक और एग्जाम लग चुका है CET का। पूछा गया सवाल है, ये CET में नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह का सवाल नहीं पूछा गया हो ट्रायंगल से। बहुत बार पूछ लेता है ट्रायंगल का बेसिक पहला ही सवाल, पहले ही पॉइंट से बनने वाला क्वेश्चन ये है। देखो क्या लिख रहा है इसके अंदर, पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है।
देखिए आप लोग, एक त्रिभुज एबीसी में ये दे रखा है ट्वाइस ऑफ एंगल ए, और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी और 6 टाइम ऑफ एंगल सी, सब इक्वल है। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और सी का 6 गुना, ये सब बराबर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया एबीसी का मान क्या होगा। एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम तो आप जानते हो, लेकिन यहां थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एंगल ए को दुगना करने पर, एंगल बी को 3 गुना करने पर और एंगल सी को 6 गुना करने पर। तो यह एंगल के साथ साथ आप लोगों को बेसिक रिलेशन भी पता होना चाहिए कि एबीसी का रेशियो क्या बनेगा। पहली बात तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब है कि ए को दुगना करने पर, बी को 3 गुना करने पर और सी को 6 गुना करने पर सब बराबर आएगा। तो चाहो तो ऑप्शन की सहायता ले सकते हो आप लोग। जैसे पहला ऑप्शन मैंने ये उठाया, इसमें ए का मान 60 डिग्री है, 60 का दुगना करो 120 होता है। तो 90 का 3 गुना भी 120 होता है क्या? नहीं सर, 90 का 3 गुना 270 होता है। इसका मतलब ये गलत है। देखो, ए को तो दुगना कर रहा है, इसको 3 गुना कर रहा है, इसको 6 गुना कर रहा है। इसका मतलब ए का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक बात यहां पर से ये भी समझ में आ रही है कि ए का मान सबसे अधिक होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। इन दो में से कोई आंसर आएगा। इसमें तो 4 मान कैसे दे दिए भाई? ये 60 2 बार लिख दिया इसने गलती से ना। यहां पर ये 60 जो है वो 2 बार लिख दिया इसने गलती से, एक ही बार है ये 60, ये 2 बार लिख दिया। 90 60 30, देखो ये सही है क्या आंसर? 90 का दुगना 180 होता है, 60 का 3 गुना भी 180 होता है और 30 का 6 गुना भी 180 होता है। इसका मतलब ये आंसर सही है। कोण ए का मान होगा 90 डिग्री, कोण बी बराबर होगा 60 डिग्री और कोण सी बराबर होगा 30 डिग्री। 90 60 30, ये त्रिभुज के तीनों कोण होंगे, 90 60 और 30। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आप लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक 60 डिग्री का होगा और एक 30 डिग्री का होगा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जहां पर कोण ए का मान जो आया है वो 90 डिग्री आया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसका रेशियो बनाया कैसे? तो ऑप्शन से उठाया है सर, ऑप्शन से उठा सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या होगा इसका रेशियो कैसे बनेगा ये देख लो आप लोग। जब भी 3 संख्याएं बराबर में लिखी हो और इन तीनों एंगल का अगर रेशियो बनाना हो, कोण ए, कोण बी व कोण सी का अनुपात बनाना हो, तो रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले पूरा अर्थमेटिक वाला पार्ट मैं करवा चुका हूं कंप्लीट, जहां रेशियो में आप लोगों ने सीखा है कि जब भी 3 संख्याएं बराबर में लिखी हो तो इनका रेशियो कैसे बनाते हैं। कई सारे तरीके सिखाए, 3 3 4 4 तरीके बताए। रेशियो बनाना है तो ए को छुपाओ, 3 गुणा 6 18, बी निकालने के लिए बी को छुपाओ, 6 गुणा 2 12, और सी निकालने के लिए सी को छुपाओ, 2 गुणा 3 6। ये सब कट रहे हैं 6 से, काट लो, 6 एकम 6, 6 दूआ 12 और 6 3 18। ये अनुपात होगा इन तीनों का, ये रेशियो बनेगा इन तीनों के बीच में, अनुपात बनेगा 3 2 5 और 1 6। 6 इकाई का मान 180 डिग्री होगा सर, 6 इकाई का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 1 इकाई का मान 180/6 यानी 30 डिग्री होगा। 1 यूनिट का मान 30 डिग्री होगा। इस प्रकार कोण ए का मान 3 गुणा 30 90 डिग्री होगा। कोण बी का मान 2 गुणा 30 60 डिग्री होगा और कोण सी का मान 30 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल का मान आ गया। इस तरह से भी आप सवाल कर सकते हैं पूरा बेसिक से। ये ऑप्शन से उठाया था 90 60 30, लेकिन ऑप्शन से भी तो वही उठा सकते हैं जिनको ये मतलब पता हो कि क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि ए का दुगना करने पर, बी को 3 गुना करने पर और सी को 6 गुना करने पर बराबर आएगा। तो ये रिजल्ट आप लोग इस तरह से रेशियो सीख सकते हैं। तो एक बेसिक सवाल पर ट्रायंगल का आप लोगों ने सीखा है। पहला पॉइंट ट्रायंगल का ये देखा कि त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरी बात आप लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, दूसरा पॉइंट ए बी सी, ये आपका एक ट्रायंगल है। इसका एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा, बहिष्कोण की बात करूंगा अब मैं।
इसके बहिष कोण की बात करेंगे, बाहर बना हुआ एंगल, इसकी बात करेंगे। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बहिष कोण। इस त्रिभुज का बहिष कोण ये रहा। ये जो एंगल होगा, किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। एक त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट लिख लो आप लोग, साथ में नोट्स जरूर बनाओ आप ट्रायंगल के। एक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण अपने अंतराभिमुख इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। बहिष कोण कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल, बाहर की तरफ बना हुआ कोण। इसके अंदर वाले और अभिमुख का मतलब सामने के कोणों के योग के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक त्रिभुज का बाहर बना हुआ कोण बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक लाइन और लिखिएगा, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये हम पहले भी जानते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, त्रिभुज या कोई सा भी बहुभुज हो, बाहर वाले कोणों का योग हम पहले ही जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग, त्रिभुज के बहिष कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। यह बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहां पर आप चाहो तो इसको सिद्ध भी कर सकते हो। कैसे होता है कि देखो, एक ट्रायंगल है, इसके बहिष कोण कौन से हैं? इसके बहिष कोणों की बात करें तो एक ये बना दिया, एक इसके बाहर वाला कोण, और एक ये इसके बाहर का कोण। इधर बना दो चाहे कहीं भी बना दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये बना दो इस तरफ, बाहर की तरफ बना हुआ कोण कहलाता है बहिष कोण ना। अब बताओ, ये जो एंगल है, अभी भी बताया कि एक त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर, इसका जो एंगल का मान आएगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। इस एंगल का जो मान आएगा वो इसके अंदर वाले सामने के कोण, कोण ए प्लस कोण सी के बराबर आएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी। और ये जो कोण आएगा ये इसके अभिमुख कोण, कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। कोण बी प्लस कोण सी के बराबर होगा। इस तरह से इन तीनों को जब तुम जोड़ोगे तो 2 ही बार ए आएगा, 2 ही बार बी आएगा और 2 ही बार सी आएगा। 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इनका सम आप पहले से जानते हो 180 डिग्री, तो 2 गुणा 180 कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का बहिष कोण जो है वो अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का योग, त्रिभुज में 3 ही बहिष कोण है और इन तीनों का सम 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, बाहर वाले कोणों का योग 360 डिग्री। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है एंगल a प्लस बी के बराबर क्यों होगा, इसका बहिष कोण जो है वो इसके बराबर क्यों होगा। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। वैसे कोई नहीं पूछेगा आपसे। देखो कैसे होगा। ये त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज के ये 2 कोण आपको पता हो, ए और बी, ए और बी, तो तीसरा कोण क्या होगा? अगर इन 2 का मान आपको पता हो, तीसरे कोण का मान, ये वाला कोण बता सकते हो क्या आप? सी का मान क्या होगा? हाँ सर, इन दोनों का योग करके 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरे का मान आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी भी त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हो, तीसरे का मान पता करना हो तो बता सकते हो क्या? हाँ सर, दोनों के योग को जोड़ेंगे, दोनों का योग करेंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का सम, इनको जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो इस तीसरे वाले कोण का मान आ जाएगा और ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, सरल कोण बन जाता है।
तो इसके बाहर वाला कोण निकालना हो तो 180 में से ये घटा दो तो बाहर का कोण आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिद्ध भी हो जाएगा। 180 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा 180 माइनस 180, और जो पहले से ही माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, कोण ए प्लस कोण बी। तो ये तो इससे कट गया, तो बहिष कोण कितना हुआ, इस सी का मान, बाहर वाले कोण का मान कितना आया, कोण ए प्लस कोण बी। ये बात अगर प्रूव करना समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो आप कोई नहीं पूछ रहा। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखा है कि त्रिभुज का प्रत्येक बहिष कोण जो है वो अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। और बाहर वाले कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। इन तीनों बहिष कोणों का सम 360 होगा। चलिए इसके बाद आगे, एक ही बात को 3-3 4-4 बार तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, फिर भी कोई पॉइंट अगर फिर भी आपको कम समझ में आए तो उसको वापस देख लेना। ऑनलाइन क्लास का मतलब यही होता है कि इसको आप वापस अपनी मर्जी से जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, भागना चाहो तो भाग सकते हो, मन करे तो पढ़ लो, नहीं करे तो मत पढ़ो। ऑनलाइन क्लास के बहुत सारे फायदे हैं। अब देखना आपको है कि आपके लिए क्या जरूरी है इन सब में से। ज्योमेट्री सीखना है तो आपको वापस सीखना है, वापस पढ़ना है, वापस अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर आप रिवीजन करिए, सब चीजें आसान बन सकती हैं। लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, सीखना है तो करना पड़ेगा, नहीं सीखना है तो आपकी मर्जी। अब देखिए तीसरा पॉइंट आप लोग लिखने जा रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर तीसरा पॉइंट, किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग लिखोगे आप लोग। किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से लिखा है, इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से लिखा है, इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से लिखा है। तो आप लोग लिखे, एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, लिख लीजिएगा आप लोग, एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, योग हमेशा बड़ा होगा। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, जैसे आप लोग ये कहें कि इन दोनों का योग बी प्लस सी, ये योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आप ए और सी का सम करेंगे, ए व सी का, तो ये बड़ा होगा बी से। और इसी तरह से अगर आप ए और बी को जोड़ेंगे तो ये सम बड़ा होगा किसे, सी से। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। सर कैसे होता है, क्यों, कारण, हर चीज का कारण है मेरे पास, लेकिन आपसे ये कारण कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए आप लोग दबाव डालते नहीं हो इस पर। कारण क्या है इसका, क्यों एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा क्यों होता है। याद रखना है कि बड़ा होता है। क्वेश्चन बनेगा तो इस पॉइंट से डायरेक्ट बनेगा, कैसे बनेगा वो सवाल तो मैं सिखा ही रहा हूं कि कैसे सवाल बनते हैं। लेकिन आप लोग ये बताओ, जैसे ये ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी तक जाना है, एक रास्ता तो आपके पास में ही है। एक आप पहले ए से इधर चले गए सी तक, और फिर आप सी से वापस इधर आ गए। थोड़ा सा भी इससे साइड, इस रास्ते से थोड़ा सा भी हटके जाओगे आप लोग, कहीं से भी चले जाओ, जैसे इसको सी बोल दो चाहे आप लोग, थोड़ा सा भी इस रास्ते से हटके जाओगे तो क्या ये रास्ता छोटा पड़ेगा क्या ए बी से। इस लाइन से थोड़ा सा भी अगर हटके आप बी के पास जा रहे हो, ये मान लो कि एक ए आदमी है और ये बी के पास जाना चाहता है, बताओ इसका शॉर्टेस्ट पथ कौन, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। ए से बी तक जाने का ये डायरेक्ट रास्ता है, और या फिर इस रास्ते से थोड़ा सा भी भटक के जाए, इसके पास होते हुए जाए, तो क्या ये बड़ा नहीं है क्या ए बी से। ये रास्ता ए सी प्लस सी बी, ये रास्ता अगर है तो क्या ये बड़ा नहीं है क्या ए बी से। हाँ सर ये बिल्कुल बड़ा है, तो यही तो लिखा है आप लोगों ने। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। बस इस बात को ध्यान रखिए। आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ से सीधा जाओगे तो शॉर्ट डिस्टेंस होगी, छोटी दूरी होगी, सबसे सीधा रास्ता यही है।
इस रास्ते से थोड़ा सा भी भटकोगी तो थोड़ा सा दूरी ज्यादा ही होगी ना, चाहे कितनी भी हो लेकिन ज्यादा ही तो होगी। तो एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। और एक लाइन और लिखो, एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। डिफरेंस की अगर बात करोगे, अंतर की बात करोगे, घटाओगे, जैसे बी और सी को, पता नहीं बी में और सी में कौन बड़ा है, तो मैं इसको मोड में लिख रहा हूं ताकि आपको माइनस में नहीं लेना है। जो बड़ा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लो, क्योंकि पहले से दे नहीं रखा, हमें पता नहीं कौन बड़ा है, बी हो सकता है बड़ा हो चाहे सी बड़ा हो, लेकिन आपको ये माइनस में नहीं लेना है। कोई भी दो भुजाओं का अंतर, डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां ये ग्रेटर देन का साइन एक ही तरफ खुलेगा। इस सिंबल का मतलब तो समझते हो ना आप लोग, बड़ा और छोटा। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ बड़ा मुंह खोलते हैं आप लोग। इसी तरह से ए और सी का जो डिफरेंस होगा ये लेस देन होगा बी से। इसी तरह से ए और बी का जो डिफरेंस है, ए और बी का डिफरेंस ये भी छोटा होगा सी से। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर छोटा होता है, योग हमेशा बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तीसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखा। अब देखो एक बार, जैसे हम बात करें मैंने ये कोई एग्जाम्पल आपके लिए लिया है सही, कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा 5 है और ये 9 है, दो भुजाएं 5 और 9 है। तो इस तीसरी भुजा का मान क्या होगा, क्या ये बता सकते हैं? इस तीसरी भुजा का जो पॉइंट अभी आप लोगों ने सीखा, उसी के आधार पर एक क्वेश्चन छोटा सा बेसिक सा मैंने सवाल लिखा है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 और 9 है, तो क्या इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान आप बता सकते हैं? तीसरी भुजा का मान क्या होगा? आपने अभी लिखा है 2 पॉइंट। एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, लेकिन अंतर हमेशा क्या होगा, कम हो। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? जैसे ये त्रिभुज का नाम दे दो आप ए बी सी, इसके सामने वाली भुजा को ए से लिख रहा हूं मैं, तो इस ए का जो मान है वो बड़ा होगा इनके डिफरेंस से। 9 और 5 का डिफरेंस कितने का है? 4 का। 9 और 5 का अंतर कितने का है? 4 का। और ये छोटा होगा इनके योग से। 9 + 5 कितना? 14। 14 से छोटा होगा सर। तो तीसरी भुजा का मान 4 से बड़ा और 14 से छोटा कुछ भी हो सकता है। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, कितने भी त्रिभुज बन सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल बन सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन याद देता है कि तीसरी भुजा अगर इंटीजर है, कोई पूर्णांक संख्या है, ए यदि अगर इंटीजर है, तीसरी जो भुजा ए है वो अगर वो कोई पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक है, पॉइंटों में नहीं है, ए का जो मान है वो इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, तो बताओ तीसरी भुजा का मान क्या हो सकता है? तो फिर निश्चित है, फिर इनफाइनाइट ट्रायंगल नहीं बना सकते आप लोग। फिर अगर आप लोग ये कंडीशन अगर दे रखी है कि इंटीजर है, तब आप इनफाइनाइट ट्रायंगल नहीं बना सकते। फिर तीसरी भुजा का मान 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हो सकता है। बस 5 से लेकर 13 तक कुछ भी हो सकता है अगर इंटीजर नंबर है तो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो, क्या सीख रहे हैं, 4 क्यों नहीं हो सकता? कई ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जो ये भी ट्रायंगल बना देंगे। 5, 9 और 4 ये ट्रायंगल नहीं बन सकता भाई, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 9 ही हो रहा है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हम साफ साफ लिख कर क्या है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। तो 5 और 4 तो 9 ही हो रहा है, तीसरी के बराबर नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। तो ये चीजें बहुत बेसिक है, जो केवल बहुत ही कम लोग, मतलब 10% बच्चे भी जानते होंगे, बाकी 90 के तो पता ही नहीं क्या होता है ट्रायंगल। उनके लिए तो 3 भुजा होनी चाहिए, बस वो ट्रायंगल होता है। कोई सी भी 3 भुजा अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपने 1, 2, 3 कोई त्रिभुज की 3 साइड बता दी, क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा वो। क्या ये कोई त्रिभुज बन सकता है? 1, 2, 3, एक त्रिभुज की 3 भुजा, 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई, क्या ये ट्रायंगल बना सकती है? नहीं बना सकती है।
तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं हो उनको हमेशा पेपर लेवल का ही लगता है। बाकी मैथ्स में लेवल जैसा कोई शब्द है नहीं। अगर आप लोगों ने पूरा टॉपिक बेसिक के साथ सीखा है तो कहीं दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आपके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो आपको वो परेशान करता है। लेकिन आप बहुत जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो फिर आपको वो चीज़ें शॉर्ट करवाई जाती हैं। आप बहुत जल्दी से कट लगा दो बीच में से, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई चीज़ अगर ट्रायंगल की मैं बीच में छोड़ दूँ, कुछ नहीं कराऊँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? आपको क्या पता चलेगा? पेपर में पता चलेगा ना। इस तरह से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं करवाया गया है, आपको फ्री करवाया जा रहा है, लेकिन पेड में जितना करवाते हैं उतना ही करवाया जा रहा है, और उससे ज़्यादा ही, कम तो कुछ कराया ही नहीं आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए फ्री में चल रहा है तो जो मन करा वो करा दिया, नहीं। टू द पॉइंट, जो एग्जाम्स में पूछता है वही चीज़ें कराई जा रही है। फालतू की एक ऐसी चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने ज्ञान बांटने की कोशिश करी हो, फालतू का कहीं ज्ञान देने की कोशिश नहीं करी है। क्योंकि काम है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बस देखना आपको है कि आप लोग इनको समझ पाए या ना पाए। 1 + 2 ये 3 हो रहा है, इन दोनों का सम, और तीसरी भुजा भी 3 है, तो इसका मतलब इन भुजाओं से भी कभी त्रिभुज नहीं बन सकता। 1 2 3 अगर किसी त्रिभुज की भुजा है तो वो त्रिभुज नहीं बना सकती। तो इस तीसरी भुजा का मान 5 हो सकता है क्या सर? 5, 9 और 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 5 और 5 10 होगा। 10 जो है वो 9 से बड़ा होता है, तो योग जो है दो भुजाओं का वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। 5 और 9 14 होगा, जो 5 से बड़ा है। 9 और 5 भी 14 होगा, जो बड़ा है। हर जगह पर सही होना चाहिए। तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 13, 14 क्यों नहीं हो सकता? 5, 9 और 14 क्यों नहीं हो सकता? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 + 9 14 ही होते हैं, इसके बराबर नहीं हो सकता। तो अगर इंटीजर की कंडीशन ले तो आप लोग इतने मान हो सकते हैं। कितने कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं? क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 5 व 9 है, 5 मीटर व 9 मीटर है, तो बताओ तीसरी भुजा के लिए इस प्रकार तीसरी भुजा क्या होगी और कहां तक हो सकती है, और कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, संभव कितने त्रिभुज बन सकते हैं। और तीसरी भुजा का मान एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो निश्चित ट्रायंगल बन सकते हैं। पूर्णांक अगर लिखा है तो निश्चित बनेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्रायंगल बन सकते हैं। कितने? 9 ट्रायंगल बन सकते हैं। इस प्रकार आप लोग कितने ट्रायंगल बना सकते हो? पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल, 9 ट्रायंगल बन सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी है, वो ये है कि जो छोटी भुजा है ना इन दोनों में से, उसका दुगना करके 1 कम कर दो। 5 का दुगना 10, 10 - 1 2n - 1। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल देखने के लिए, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल देखने का एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, 2n - 1। n क्या है सर? ये n यहां पर छोटी वाली भुजा, इन दो साइड में से छोटी वाली साइड है। n क्या है यहां पर? इन दो में से छोटी वाली भुजा है, 5 है। तो 5 का दुगना 10, 10 - 1 कर दो। 2 × 5 10, 10 - 1 9। यहां लिख दो n, यहां पर स्मॉल साइज है, छोटी भुजा है। n त्रिभुज की छोटी भुजा है, n त्रिभुज की छोटी भुजा का मान है। तो 2 × 5 10, 10 - 1 9। 9 ट्रायंगल संभवतः बन सकते हैं। 9 ट्रायंगल संभवतः बन सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन इसी पॉइंट पर आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि तीसरी भुजा के मान क्या हो सकते हैं और कितने संभव ट्रायंगल बन सकते हैं। आप लोगों को बताना है इस सवाल का आंसर। एक त्रिभुज की, ये सवाल आपको करना है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 व 10 है, 4 मीटर व 10 मीटर है, 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तीसरी भुजा का मान पूर्णांक संख्या में क्या हो सकता है? तीसरी भुजा का मान पूर्णांक संख्या में क्या हो सकता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा इनमें से क्या होगा।
5 ऑप्शन आता है। 5वां तो आप अगर आंसर नहीं देना चाहते तो वो ऑप्शन है 4, 3, 5 और 6। बता दो आप लोग, तीसरी भुजा का मान इनमें से क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 या 6, क्या होगा? या ये सभी हो सकते हैं? सर अभी भी आपने ये सिखाया कि जो तीसरी भुजा है इसको मैंने ए से लिखा, इस ए का मान जो है इनके अंतर से बड़ा होगा। इनका अंतर कितना आ रहा है? 10 और 4 में अंतर 6 का है, 6 से बड़ा होगा। और इनके योग से छोटा होगा। 10 और 4 14, 14 से छोटा होगा। एक त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान 6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, इसके बीच आएगा। तो इनमें से कोई से भी त्रिभुज नहीं बन सकता। 6 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों ने 4 ले लिया तो 4, 10, 4, क्या ये त्रिभुज बन सकता है? नहीं, इन दोनों का योग 8 ही हो रहा है, जबकि साफ साफ लिखा है कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। तीसरी भुजा 10 है तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता। 4, 5, 6 भी नहीं हो सकता, 4, 10, 6 भी नहीं हो सकता। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इस ए का मान अगर पूर्णांक संख्या है, अगर ये ए एक इंटीजर नंबर है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका मान 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब हो सकता है। 14 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका योग 14 हो रहा है। 10 + 4 14 से छोटा होगा और 6 से बड़ा होगा। 10 और 4 का अंतर कितने का है? 6 से बड़ा होगा। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल देखने हो कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, संभवतः इस प्रकार कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो उसके लिए बताया था डायरेक्ट फॉर्म 2n-1। त्रिभुज कितने बन सकते हैं तो उसके लिए बताया 2n-1। n क्या है? n त्रिभुज की छोटी भुजा है, त्रिभुज की छोटी भुजा है। जो स्मॉल साइज दे रखी है आपको वो n है। तो यहां पर 4 दे रखा है सर, तो 2 × 4 8, 8 - 1 7। 2 × 4 8, 8 - 1 7। तो 7 ट्रायंगल बन सकते हैं। संभवत है तीसरी भुजा यदि पूर्णांक संख्या में है तो हम 7 ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो ये 7 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार हम लोग संभवतः 7 ट्रायंगल बना सकते हैं। क्या होंगे वो ट्रायंगल? एक होगा 4, 10, 7, एक होगा 4, 10, 8, ये तीनों भुजा होंगी। 4, 10, 9, इस प्रकार चलते चलते 4, 10, 13 तक जाएगा। 4, 10, 13 तक जाएगा। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 7 बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज के अंदर धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। तीसरा पॉइंट ये सीखा है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है तथा अंतर हमेशा छोटा होता है। पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हो तो इसका शॉर्टकट ही बताया 2n-1। अगर दो साइड दे दे और ये कहे कि तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या में है तो इस प्रकार कितने त्रिभुज संभवतः बन सकते हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्म बताया है 2n-1। 2n-1 n क्या है? n वो त्रिभुज की दो भुजाओं में जो छोटी वाली भुजा है वो n है। ये जो दो साइड दे रखी है तो इसमें n का मान कितना है? 4 है सर, n बराबर 4 है। चलो यहां तक अगर आप समझ गए हो तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं इसी के ऊपर लिखा हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। इस पर एक क्वेश्चन होगा क्या मेरे पास? अभी तो खैर कर ही लोगे आप लोग, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पॉइंट के ऊपर। आगे कभी भी वापस मैं आपसे पूछूंगा तब आपको आंसर देना है। ये बता दो खैर अभी तो, त्रिभुज ABC में AB + BC का योग, AB + BC का योग, ये त्रिभुज ABC की बात कर रहा है। त्रिभुज ABC है, ABC में त्रिभुज AB + BC का योग बड़ा होगा। तीसरी वाली भुजा कौन सी बच गई? इन दोनों का सम
इस वाली भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। AC से बड़ा होगा, ये बड़ा तो साइन लगा रखा है लेकिन इक्वल का साइन भी लगा रखा है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू को बताता है। बराबर नहीं हो सकता, तीसरी भुजा का मान हमेशा क्या होगा, उन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता, तीसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। वो लास्ट, अगर केवल ये साइन लगा होता ना ग्रेटर देन का, AB प्लस BC ग्रेटर देन टू AC, तब तो सही होता, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू AC बता रहा है, बराबर नहीं हो सकता है। या तो ये सिंबल हटा दो यहां से इक्वल टू का, या फिर आप ऑप्शन डी सही कर दो, कोई नहीं। एक त्रिभुज के बहिष कोणों का योग बताओ कितना होगा। 180 डिग्री मत कर देना जल्दबाजी में। बहिष कोणों का, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 360 डिग्री। एक त्रिभुज के बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये सीखेंगे अभी। ये बताओ जेड का मान पूछा गया क्वेश्चन है, CET 10+2 2023 के पेपर का सवाल है। आसान सा सवाल है। ये 64 डिग्री का है, तो ये बना एक सर स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, सरल कोण 180 डिग्री का होगा। तो बाहर का 64 है, तो 64 और 6 70, 70 10 80, 116 डिग्री होगा y का मान। y का मान 116 डिग्री होगा। इसी तरह से इस x का मान निकाल देंगे। ये पूरा भी क्या है, स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण है, ये पूरा 180 डिग्री का होगा। अगर ये 156 है, 56 और 4 60, 60 और 20 80, 124 डिग्री होगा। क्या लिखा है ये, 156 थोड़ी 56 होना चाहिए ना। जेड का मान पूछ रहा है, ये 156 डिग्री नहीं है, नहीं सॉरी, हाँ सही था, 156 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, 56 और 4 60 और 20 80, 180 डिग्री, 24 डिग्री होगा x का मान। 124 नहीं होगा, अंदर वाले का मान केवल 24 डिग्री होगा, क्योंकि ये सरल कोण है। 156 ये है, तो 24 डिग्री होगा, क्योंकि 156 प्लस 24 कितना होता है, 180 डिग्री। 116 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। सरल कोण स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, आप सब जानते हैं। तो बताओ जेड का मान कितना बच गया, 116 और 24 कितना हो गया, 16 और 4 20, 16 और 4 20 और 20 40, 140 डिग्री हो गया। तो जेड का मान 40 डिग्री बच गया सर। जेड इक्वल टू 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री। जेड का मान 40 डिग्री। आसान सा सवाल था, एक पॉइंट काम आ रहा है। सरल कोण, एक सरल रेखा में बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। दूसरा पॉइंट काम आ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो बेसिक बातें काम आ रही है। ये 64 है बाहर का, तो अंदर का 116 डिग्री होगा, क्योंकि 116 प्लस 64 180। 156 बाहर का है, तो अंदर का 24 होगा, तो 116 और 24 140, 180 माइनस 140, तो ये 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये बताओ, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग क्या होगा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, ये दो लाइन पैरेलल हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा ने काटा है, तो ये क्या पूछना चाहता है सर, ये कह रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लाइन और एंगल के अंदर ही पढ़ा है हम लोगों ने, ये बात तो वही सीख ली थी। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा सर। बराबर तो नहीं होंगे ये, लेकिन इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ये भी समझाया था कैसे होगा, ये सिखाया भी है कैसे होगा। जनरली अगर आप इनमें से कोई सा भी एक कोण मान लो, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे, जो आपकी मर्जी करे उतना मान लो। मान लिया सर ये 50 डिग्री है अपनी मर्जी से, तो बताओ ये वाला कोण क्या 130 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर,
क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन गया, एक सरल कोण बन गया। अगर ये 130 है तो ये अंदर वाला 50 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा। और इसको बोलते हैं संगत कोण। कौन सा एंगल कहलाता है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनाए गए सेम पोजीशन पे, ऊपर की तरफ 130 है तो यहां पर भी क्या होगा? 130 होगा। और इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। बहुत अच्छे से सिखाया है लाइन और एंगल का पॉइंट। उसका रिवीजन जितनी बार करोगे उतना ही वो चमक जाएगा टॉपिक। लाइन और एंगल का जितनी बार आप लोग उसका रिवीजन करोगे ना, बार बार वो क्वेश्चंस को करोगे, वही क्वेश्चन कर लो, नया क्वेश्चन अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग त्रिभुज के अंदर और बेसिक जानते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब लोग हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग त्रिभुज के भाग करेंगे। त्रिभुज के प्रकार, बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लिखना आप लोग। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहली बात करते हैं बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर पहला लिखिएगा आप लोग। भुजाओं के आधार पर 1 नंबर पर लिखना है आपको समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु का मार नाम से ही समझ में आ रहा है, समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये नाम से ही क्लियरिटी समझ में आ रही है कि समबाहु, समान बाहु का मतलब भुजाएं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी हो? बराबर हो, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों ही साइड्स बराबर होंगी तो ये कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। ये कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। तो पहला ट्रायंगल आप लोगों ने लिखा है समबाहु त्रिभुज। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री। दूसरा लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्लेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्लेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो, एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। या कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी इसे बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। या ए बी बराबर है ए सी के साथ। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने बना एंगल सी बराबर होगा इसके सामने बना एंगल बी के। समान भुजाओं के सामने के एंगल भी समान होते हैं। कितना डिग्री का होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों कोण बराबर होंगे। यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के। एक त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तथा बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा त्रिभुज है आपका
विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। तीसरा त्रिभुज है आपका विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु क्या होगा? एक त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं असमान होती हैं, विषम होती हैं। एक त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी होती हैं? असमान होती हैं। तीनों भुजा असमान होंगी, तीनों कोण असमान होंगे, उसे बोलते हैं आप लोग विषम बाहु त्रिभुज। तीनों ही भुजा अलग होंगी, तीनों एंगल भी अलग होंगे, उसे बोलेंगे आप लोग विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन तरह का था। अब हम बात करते हैं बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज देखेंगे आप लोग। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर पहला लिखिएगा आप लोग न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला लिखना है आपको न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोणों के आधार पर सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा होगा? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल पढ़ा है आपको, जब लाइंस पढ़ाई है उसके बाद एंगल पढ़ाए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, ये सब चीजें हम बहुत बेसिक से सीख के आए एक एक करके। न्यून कोण क्या लिखा आप लोगों ने? त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कैसा होगा? न्यून कोण होगा। एक त्रिभुज जिसका हर एक एंगल कैसा होगा? न्यून कोण। एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, लेकिन कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। ये ABC, इसका हर एक एंगल कैसा है? न्यून कोण। न्यून कोण में जरूरी नहीं है कि बराबर हो, जरूरी नहीं है कि अलग हो, 50, 60, 70 भी हो सकते हैं। ये 50 है, वो 60 है, ये 70 है, लेकिन तीनों का सम तो 180 होगा ना। तीनों का योग तो 180 डिग्री होना चाहिए। हो रहा है क्या? 60 और 50 110 और 70 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज सही है। और त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण। प्रत्येक एंगल कैसा है इसका? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण क्या होता है? जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक ही समकोण हो सकता है त्रिभुज में, दो समकोण तो हो नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम ही 180 होता है। तो एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो? समकोण हो, उसे बोलेंगे आप लोग समकोण त्रिभुज। एक एंगल जो है यहां पर ये समकोण है, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B का मान 90 डिग्री है। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, और यहां पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं।
ये बाकी बातें तो आगे लिखेंगे, हम लोग सीखेंगे बारी बारी से, हर एक ट्रायंगल का पोस्टमार्टम करना है। ये हाइपोटेनस कर्ण कहलाएगा। एक पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट है जिसने एक पाइथागोरस थ्योरम दी, और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस एक लंब का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा लिखना है आप लोगों को अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या होगा? एक त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा होगा? अधिक कोण होगा। एक त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा होगा? अधिक कोण होगा। ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये वाला जो कोण है यहाँ सबसे बड़ा कोण है अधिक कोण। ये कोण सबसे बड़ा है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी कहलाएगी इस बार। लेकिन इसे हाइपोटेनस नहीं बोलेंगे, इसे कर्ण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये पता है कि जो कोण बड़ा होता है उसके सामने भुजा भी बड़ी होती है। एंगल ए है जो अधिक कोण है। यहाँ कोण ए अधिक कोण। अधिक कोण होता क्या है? इस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे बोलते हैं आप लोग अधिक कोण। तो इस एंगल का मान जो है थीटा, वो 90 से बड़ा है और 180 से कम है। जिस एंगल का मान 90 से बड़ा हो, 180 से कम हो, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। और जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण अगर अधिक कोण बना दिया जाए तो वो त्रिभुज कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। ये सबसे बड़ी भुजा होगी यहाँ पर BC। बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा देखनी हो तो त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और त्रिभुज के सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। ये कुछ छोटे छोटे सी बातें हैं, ध्यान रखिए, जो आगे क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाली हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हो इस त्रिभुज ABC में अगर ये कोणों के मान 50, 60, 70 है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा सर AB होगी, 70 डिग्री के सामने वाली। और सबसे छोटी भुजा इस त्रिभुज में AC होगा, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा AC छोटी होगी। तो ये था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब एक और बात हम लोग जानते हैं, छोटी सी और एक लास्ट बात, अंतिम बात, उसके बाद कल देखते हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। एक और पॉइंट आप लोग ट्रायंगल का जानते हैं यहां से। लिखिएगा आप लोग, एक और पॉइंट नंबर 4 लिख लो या 5 हो जाएगा, कोई सा भी जो पॉइंट आप लगाते जाइए, मैं बता दूं नहीं तो आपको। एक बात आपने ये लिखी थी, दूसरा फिर आपने पॉइंट ये पढ़ा है, तीसरा पॉइंट आप लोगों ने ये पढ़ लिया। इसी बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सीख लिए। 4 नंबर आप लोग इसको दे दो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और 5वां पॉइंट हम लोग अब सीख रहे हैं। 5 नंबर पॉइंट आप लोग सीखिएगा, लिखो आप लोग। त्रिभुज ABC में भुजा A, B व C है। त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में त्रिभुज की भुजा स्मॉल a, b व c है। C त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। C त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। C त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। C इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। ये लिखना है आपको। तो ये ध्यान रखना हो, जैसे ये त्रिभुज है, ये आपने लिखा ABC, इसमें C जो है, थैंक यू सीताराम भैया,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अब देखें आप लोग, सी के सामने वाली भुजा, इसको मैंने सी से लिखा है, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। वैसे ही लिखा है, क्वेश्चन समझेंगे क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर क्या बात होने वाली है। सबसे बड़ी भुजा है, त्रिभुज ABC है ये, और इस त्रिभुज की ये तीनों भुजा है, ये A है, ये B है और ये C है, ये सबसे बड़ी भुजा को मान रहे हैं। तो कोणों के आधार पर, बेस ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम क्या होगा? कोणों के बेस पर, बेस ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज का नाम। तो यहां पर तीन बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, तीन केसेस ध्यान रखने हैं। पहला केस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, तो ये त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बड़ा है सी स्क्वायर से, तो ये त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा केस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अगर ये बराबर है सी स्क्वायर के, तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये होगा सर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गई है। सबसे बड़ी भुजा सी है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप ध्यान रखिएगा, जब त्रिभुज की तीन भुजा दे रखी है और नाम पूछे, तो ये तीन केसेस ध्यान रखने हैं। तीसरा और लास्ट अंतिम केस ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन टू सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर से छोटा है तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। बस, तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, ध्यान रखें आप लोग इस पॉइंट को भी। क्वेश्चंस अब देखते हैं कैसे पूछेगा। इसको लिख लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं। और नोट्स बनाओ आप लोग ना, लिखोगे नहीं, जब तक आप लोग अपनी भाषा में नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी हमेशा के लिए। केवल क्लास देखने से चीज़ें नहीं आएंगी। इस बेस पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा, ये बताइए आप लोग। किसी त्रिभुज की भुजा 4, 6 और 7 है, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। बता दो फटाफट, क्या नाम होगा इस त्रिभुज का? चार, 6 और 7 ये त्रिभुज की तीन भुजा हैं। बताओ जरा कौन नाम देगा? सी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, इसका नाम सी है, सबसे बड़ा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 37, ये होगा सर 42। 6 और 6 12, 3 और 1 4, नहीं 42 नहीं 52 सॉरी। 36 प्लस 16 52 ना, 6 6 12 का 2 एक हासिल करी, 3 1 4 और 1 5 52। और 7 का स्क्वायर होता है सर 49, ये 49 होगा ना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करना। अब देखो कौन बड़ा आया, 49 बड़ा होता है कि 52 बड़ा होता है? सर 52 बड़ा होता है, ये बड़ा है सर 49 से, ये बड़ा है सर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी भी लिखाया है, इस ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, वो एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन टू सी स्क्वायर, ये एक न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है, 16 प्लस 36 ये 52 होता है,
ये 49 होता है, 52 बड़ा है 49 से, इस प्रकार ये त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं इस सेशन को। ट्रायंगल से बहुत सी बातें हम लोगों ने जानी है और ये कार्रवाई इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी बातें, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर क्लास समझ में आती हो, सीख रहे हो आप लोग, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो इतना तो दायित्व आप लोगों का बनता है कि क्लास को आप लाइक करो, क्लास का प्रतिक्रिया जरूर लिख दिया करो। हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी जो भी भाषा तुम्हें आती है उसमें रिव्यू जरूर दिया करो और अपने हर उस दोस्त तक, हर उस पड़ोसी तक शेयर कर दिया करो जो भी राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो। किसी भी एग्जाम, स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, कोई भी एग्जाम। ज्योमेट्री एक अच्छा टॉपिक है जो हर कोई पढ़ता ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है आपको, आप लोग सीख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं बना जो आप चाहें और सीख ना पाएं, लेकिन जिस काम को आप बचपन से दूर भागते आए हो उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से चीज़ों को रिवीजन करिए, सारी चीज़ें आसान बन सकती हैं, सीखा जा सकता है इस टॉपिक को। ज्योमेट्री एक बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन इसके थ्योरम्स को रिवाइज करने से याद हो जाती हैं, और याद अगर हो गया तो क्वेश्चन में आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, किस तरह से सवाल हो रहे हैं, अपने आप हो जाएंगे। ये वो टॉपिक है जो आपको बाकी की जनता से अलग करता है। तो एक फेयर कंपटीशन रखो अपने दोस्त के साथ, हमेशा ईमानदारी से पेश आओ। अगर कोई सवाल उसने पूछा है और तुम्हें अगर आता है तो उसका सही जवाब दिया करो कि यहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। गलत मत बताओ किसी को भी। ईमानदारी से फेयर कंपटीशन रखो आप लोग, किसी भी साथ रखना है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई भी। किसी को गलत बता के क्या कर लोगे आप? अगर किसी ने कोई भी गाइडेंस आपसे पूछी है तो अगर आपको जो बेहतर लगता हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो शेयर किया करो आप लोग क्लास को, और इसी से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो ज्योमेट्री जो बहुत ही कम बच्चे सीखते हैं और मैं वो सिखा रहा हूँ और बच्चे सीख भी रहे हैं, ताकि मैं और अच्छे से इस टॉपिक को आप लोगों को और बेहतर करवा पाऊँ, क्योंकि यही एनर्जी देगा मुझे कि हाँ ये टॉपिक कितना अच्छे से और आपको करवाया जाए, कि ताकि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।